नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरीशन। बिहार में चुनाव का बिगुल तो अभी नहीं बचा। हालांकि इसका ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सभी पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। और इस बार चुनाव में बहुत कुछ नया है। कई प्लेयर्स नए हैं, तो चुनाव में कई गठबंधन नए हुए। मुख्य तौर पर दो पार्टियां हैं, एनडीए और इंडिया। लेकिन पीके जो पहले चुनाव लड़वाते थे, अब चुनावी मैदान में हैं, तो उनको भी कमतर किसी अंदाज से नहीं नापा जा सकता। उसके अलावा ओवैसी तो याद ही होगा। ओवैसी पिछले चुनाव में कितना बड़ा खेल कर गए थे, वो सबको याद है। 5 सीट ले गए थे। हालांकि 5 में से एक ही विधायक उनके पास है, 4 तो आरजेडी में चले गए। लेकिन इन सब के बीच इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, वो वाकई दिलचस्प है। तो उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक हैं गजेंद्र झा, आप बीजेपी नेता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। और संतोष कुमार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश और दुनिया के पॉलिटिक्स से मतलब देश के पॉलिटिक्स से लेकर के बाहर के चीजों पर भी आपकी नजर रहती है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल गजेंद्र जी से, क्योंकि आज बिहार में बीजेपी में बहुत सारा हलचल है। नमस्कार। आज नमस्कार, बीजेपी नमस्कार। में बहुत सारी हलचलें हैं कि आपके मतलब गृह मंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं, वहां मीटिंग थी, कार्यक्रम था, रैली में बहुत सारी चीजें कही हैं। तो बीजेपी का मेन फोकस इस बार क्या है और मुद्दा, असली मुद्दा क्या है इस बार आप? देखिए हमारा जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी एक आप ये कहें कि किसी एक विषय को लेके नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समावेशी चीज़ों को लेके तैयार होती है, विकास की बातों को लेकर तैयार होती है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में युवा होता है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में रोजगार होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब विषय आती है तो समग्र विकास की बात होती है। यहाँ कोई एक जो आप कहेंगे कि हम कोई एक बात लेके और चले, ऐसा कुछ नहीं है। हम समग्र विकास की बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करती है, तो पूरे समग्र विकास की बात करती है, उत्थान की बात करती है, युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, देश के रक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। ये हमारे साथ संतोष जी भी हरीश हैं। संतोष जी, तेजस्वी यादव और जी, संतोष जी, हमारे मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है, दो लड़कों की जोड़ी कही है बिहार में, तो ये कितना कमाल करने वाली है, कितना कामयाब रहेगी इस बार चुनाव में, आपकी आपके नजरिए से हम जानना चाहते हैं। देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो जातीय गोलबंदी पर आधारित है और गठबंधन पर आधारित है। आज बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है और जिसका गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत होगा उसे ही सफलता मिलेगी। तो बिहार में अभी एनडीए गठबंधन कितना भी एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, मोदी जी का भी ग्राफ गिरा है, कितना भी अपराध बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो, लेकिन अभी जो गठबंधन है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का है, जीतन राम मांझी का है, तो सब मिलाकर के गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और राहुल गांधी हो और तेजस्वी यादव हो, कितना भी यात्रा कर लें, लेकिन वोट की जो राजनीति है, वोट लोग देते हैं जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर वोट देते हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी कोई बहुत बड़ा कुछ कर पाएगी। वह बड़ा तभी कर पाएगी जब एनडीए से कोई एक घटक एनडीए का बाहर निकलेगा, वो अकेले चुनाव लड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। आप बिहार में 2020 में तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बन गए, वो क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं है, वो चिराग पासवान के कारण तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते तो एनडीए 150 से 175 सीट जीतती और तेजस्वी यादव 50 सीट भी जीतना मुश्किल होता तेजस्वी यादव के लिए। तो गठबंधन जो एनडीए का इतना मजबूत है, चिराग पासवान का वोट बैंक है,
तो उनका जो बिहार के लगभग 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चिराग पासवान के लगभग वोटर 5 से लेकर के 25,000 तक वोटर हैं। तो वो वोटर चिराग पासवान जिस गठबंधन में रहते हैं उनको वोट देते हैं, आंख बंद करके, वो कुछ नहीं देखते हैं। कैंडिडेट हारेगा या जीतेगा, चिराग पासवान जहां है वहां वोट करेंगे। उसी प्रकार नीतीश कुमार के वोटर, नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उनके वोटर 15% है, वो उनके साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोटर की स्थिति भी वही है, वो जिधर जाएंगे उधर वोट जाएगा। हाँ, इस बार चिराग पासवान की भूमिका में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभरे हैं। हालांकि उनके बारे में कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो बगैर पैसे का कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी 14 के चुनाव में थे तो भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिए, तब उनके लिए प्रचार किया। 15 लाख खाते में जाएंगे, काला धन आएंगे, सब चीज प्रशांत किशोर का एजेंडा था। उसके बाद फिर वो 15 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के से पैसा लेकर उनके लिए काम किए और पैसा लेकर उनके लिए एजेंडा तैयार किए। और अभी उनके बारे में कहा जा रहा है कि फिर वो किसी ने पैसा लेकर के फिर किसी पार्टी के विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो अगर सही मायने में किसका वोट काटते हैं, अगर वो जैसा उनका कहना है कि 50 मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, अगर 50 मुस्लिम कैंडिडेट वो देते हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे उससे। और आरजेडी के लिए वो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। अगर वो जनता दल का वोट काटते हैं तो चूंकि जनता दल से नाराजगी है और बीजेपी के जो वोटर हैं वो जनता दल को वोट नहीं देना चाहते हैं। अगर जनता दल के जहां जहां कैंडिडेट है, पिछले बार चिराग पासवान को भाजपा के जो समर्थक थे कुछ लोगों ने वोट कर दिया था, इस बार अगर प्रशांत किशोर को लोग वोट करेंगे तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 100 सीट भी ला पाएगी अगर एनडीए। सर एक बीच में इसी पर मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर की बात होती है तो हम ओवैसी को क्यों भूल रहे हैं कि सीमांचल में पिछले बार 5 सीट तो उन्होंने जीता ही और 5-7 सीटों पर उन्होंने खेला भी कर दिया, वोट भी काट गए, खासतौर से आरजेडी और जेडीयू का। देखिए, ओवैसी अगर प्रशांत किशोर तो है ही, ओवैसी अगर केवल सीमांचल में कैंडिडेट देते हैं, केवल सीमांचल क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं होगा जहां ओवैसी के कैंडिडेट को 5,000 से मिनिमम 5,000 वोट ना आए। तो वो नुकसान तो इंडिया गठबंधन को ही पहुंचाएंगे ना, तेजस्वी यादव को ही और कांग्रेस को ही न पहुंचाएंगे। हाँ, अगर वो पूरे बिहार में अगर वो कैंडिडेट दे देते हैं ओवैसी तो फिर उनका मैसेज चला जाएगा उनके लिए कि वो वोट कटवा कैंडिडेट है, वो भाजपा की बी टीम है, जो जनता में चर्चा होती है, उन पर फिर ठप्पा लग जाएगा। पहले से ठप्पा लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं। अगर वो टोटल विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट देंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन केवल सीमांचल में अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो सीमांचल में निश्चित तौर पर और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखते हैं कि अभी तो चुनाव में गजेंद्र जी जी अभी तो घोषणा होना भी बाकी है। गजेंद्र जी, ये सर का जो मुद्दा है बिहार में, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव काफी जोर शोर से उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट के लिए लोगों से बात कर रहे हैं कि उनका वोट चोरी और ये सब कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो बीजेपी इस मुद्दे से निपटने के लिए बीजेपी का क्या क्या प्लान है, आप लोग कैसे इनको मात देंगे इस मुद्दे पर? अरे जी, सबसे पहले तो मैं संतोष जी की एक जो उन्होंने कहा है वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का वो लोग बी टीम या जो भी आरोप लगता है। देखिए, यहाँ मैं एक चीज बहुत ही मजबूती के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विचारधारा की पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी बी, सी या डी टीम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सुनियोजित और मजबूत योजनाबद्ध तरीके से चलती है। उसे किसी भी टीम, ABCD टीम की कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतने के लिए 24/7 हमेशा 365 दिन तैयार रहती है।
यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। हमेशा हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, हमें किसी भी बी टीम की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने प्रशांत किशोर की बात की थी। देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है, हमारे बिहार में वोटकटवा कहा जाता है। प्रशांत किशोर की बात आप जब भी करेंगे तो वोटकटवा ही होगा। और ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं अभी कह रहा हूं कि 243 के 243 सीटों पे प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होना है। उन्हें बिहार से कुछ भी नहीं मिलना है। बिहार के लोग सजग हैं, समझदार हैं। बिहार के लोगों को पता है कि कौन भरमाने आया है, कौन बरगलाने आया है। तो बिहार की जनता बिल्कुल ही तैयार है। और बिहार बहुत मुश्किल से, हरि जी, बहुत समय के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद बिहार की जनता को अब विकास के राह पे चलने का मौका मिला है। बिहार की जनता इस बार किसी भी गफलत में नहीं जाने वाली है और एनडीए गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है। दूसरा विषय, संतोष जी ने कहा था कि जेडीयू का वोट जो है, वो जेडीयू के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देने से कतराते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आप कुछ कहना चाहते हैं संतोष जी? मैंने ये बात नहीं कही कि जेडीयू को लोग भाजपा को वोट देने से कतराते हैं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने ये कहा था कि पिछले बार चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया था तो भाजपा के लोग चिराग पासवान के नैया पे सवार हो गए थे और वोट उनका कटा था। भाजपा के जो कुछ लोग थे उन्होंने चिराग पासवान को वोट दे दिया था। चलिए संतोष जी, चलिए ठीक है, हम उसी पे आते हैं। अभी आपने देखा कि बहुत ही मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन ने एक एक जिला और प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। और आपने देखा होगा, हमारे सभी मंचों पे एनडीए के सभी नेता उपस्थित रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है, किसी एक मंच पे आप दिखाएं कि इनके सारे नेता एक साथ आ गए हों। ये देहात में कहते हैं ना कि वो मार्वल्स को जो है वो तौलने जैसी बात है, नहीं है, ये लोग नहीं आ पा सकते हैं। ये आपको मैं जी, मेरा अभी किसी कारणवश गजेंद्र जी से हमारा संपर्क कट गया है। हम संतोष जी से सवाल करते हैं। संतोष जी, ये बिहार में जो है पप्पू यादव अपने दम पर एक सीट जीत ले जाते हैं, लोकसभा पहुंच जाते हैं। कांग्रेस राहुल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर उनको जगह नहीं मिलती। और दिखते कहाँ हैं? तो प्रधानमंत्री के मंच पर उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या बात करते हैं ये पता नहीं, लेकिन बातचीत तो हुई। तो क्या लगता है, पप्पू यादव बार बार कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे जा रहे हैं? न लालू यादव अपने साथ रखना चाहते, न कांग्रेस उन्हें अपने साथ लगाती है। फिर पप्पू यादव का ये पॉलिटिक्स खत्म है या फिर एनडीए की ओर वो देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पप्पू यादव को मंच पर नहीं जगह। राहुल गांधी की यात्रा जब पूर्णिया क्षेत्र में गई थी तो वहां मंच पर पप्पू यादव उपस्थित थे और मंच पर उन्होंने भाषण भी दिया। तेजस्वी यादव का भी गुणगान किया, राहुल गांधी का भी गुणगान किया और प्रधानमंत्री की भी जब सभा पूर्णिया में हुई तो वहां भी पप्पू यादव को मंच पर जगह मिली, क्योंकि वहां के सांसद हैं और वहां कोई भी नेता, राहुल गांधी भी गए थे तो वहां बाकी जगहों पर, बाकी जिले में कहीं कार्यक्रम हुआ है तो वहां पर पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिली। तो इसके कई कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। एक तो गठबंधन में होगा कि भाई पप्पू यादव को ज्यादा आगे तरजीह नहीं दी जाए, तेजस्वी यादव का हो सकता है। या यह भी हो कि भाई जिस जिला में है वहां के नेता को तरजीह दी जाए, पप्पू यादव अपने जिला में, अपने क्षेत्र में, वहां तरजीह दिया गया उनको। और जहां तक पप्पू यादव की बात है, ऐसा ही मामला, जी ठीक ऐसा ही मामला कन्हैया कुमार के साथ भी है। क्या कन्हैया कुमार को से आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को डर लगता है कि कन्हैया अगर आएंगे और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं तो छा जाएंगे, फिर इन लोगों का जो है हिसाब किताब थोड़ा डाउन हो जाए? हरि जी, मुझे
देखिए हाँ, मैं कन्हैया बोलूं क्या? कुमार, तो मैं बोलूं क्या? कन्हैया कुमार, जी आपके गजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। वो संतोष जी से एक हाँ सवाल था, उसके बाद आपके पास आ हाँ जी 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 जहां तक जी कन्हैया कुमार की बात है, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का कोई मेल जोल नहीं है। कन्हैया कुमार का वोट बैंक अलग है, तेजस्वी यादव का वोट अलग है। मतलब कन्हैया तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं वो कन्हैया कुमार को नेता नहीं मान सकते, और कन्हैया कुमार के जो वोटर हैं वो तेजस्वी यादव को नेता नहीं मान सकते। ये अलग बात है कि इस पर चर्चा होती है कि लालू यादव उनको तरजीह नहीं देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं ताकि तेजस्वी को नुकसान हो। तो इस मामले में दोनों मेरे अलग है कि वक्ता वो बहुत अच्छे हैं, वो राहुल गांधी के साथ पूरे देश की यात्रा पर कर रहे हैं और दो दो बार चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। वक्ता बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में तो तेजस्वी यादव थे नहीं, कहाँ दिल्ली में चुनाव जीत पाए हो। अगर बिहार से अगर चुनाव लड़ते और बिहार से हारते तो लोग ये कहते कि भाई तेजस्वी यादव ने उन्हें हरा दिया। लेकिन कन्हैया कुमार तो दिल्ली से चुनाव लड़े, दिल्ली में कांग्रेस का गढ़ है और ये और बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन नहीं जीत पाए। वक्ता बहुत अच्छा, राहुल गांधी के सर, साथ दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली में गढ़ गढ़ तो आप क्या कहेंगे, 7 सीट पर कांग्रेस हार गई थी और कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनके सामने कैंडिडेट देखिए मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी ने उनको चुनाव हराया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। तो मेरा मेरा ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा सवाल गजेंद्र जी से है कि गजेंद्र जी, एक सवाल आपसे रह गया था कि वो सर के मुद्दे जी पर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जी जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या ठोस प्लान है? क्योंकि आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी वो कर्नाटक में वोट काटने और जिस पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। तो उससे निपटने के लिए मुद्दा तो है, क्योंकि वो बार बार उठा रहे हैं। तो उनसे उस मुद्दे से निपटने के लिए क्या ठोस प्लान है बीजेपी का? हरी जी देखिए, ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनको कौन काउंट नहीं कर रही है जनता, अब इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। इसका कारण ये है कि ये कब क्या बोल जाएंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता है। इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है, इन्हें भारत के कानून पे भरोसा नहीं है, इन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इन्हें बिहार बिहार या भारत की जनता पे भरोसा है नहीं है। इन्हें जहां ये जीत जाते हैं वहां का ईवीएम भी, वहां की जनता भी ठीक है, और जहां ये हार जाते हैं वहां का ईवीएम भी गलत है, वहां की जनता भी गलत है, चुनाव आयोग भी गलत है, कानून भी गलत है। सबसे पहले मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को राजनीति में समय देने से पहले एक अच्छे अस्पताल में समय देना चाहिए। उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। जब भी आप देखेंगे भारत संकट में होता है, विपक्ष की जरूरत होती है, तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन सा अल्लादीन का चिराग है, कहाँ गायब होते हैं, फिर कहाँ से आते हैं, कहाँ से रिचार्ज होते हैं, किस रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, कुछ पता चलता नहीं है। कुल मिला के यह अब किसी से छुपा नहीं है कि एक पप्पू है और दूसरे उनके साथ आजकल टप्पू चल रहे हैं। तो ये पप्पू और टप्पू की जो जोड़ी है, देखिए कुल मिला के ये लोग एक आपराधिक प्रवृत्ति के, जो आप कहें कि बिहार में चारा चोर के नाम से फेमस है, उनके रिमोट कंट्रोल पे, लालू जी के रिमोट कंट्रोल पे ये पूरी की पूरी जो गठबंधन है वो चलती है। और लालू जी इस देश में धृतराष्ट्र की भूमिका में है। जिस तरह से महाभारत के धर्म युग में धृतराष्ट्र को एक अपने पापी पुत्र के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही लालू जी को अपने पुत्र के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो कांग्रेस को भी निस्तो नाबूद कर देंगे। राहुल गांधी भी उनके सामने कुछ नहीं है, कन्हैया कुमार या कोई भी व्यक्ति उनके सामने कुछ नहीं। अभी संतोष जी ने कहा कि यह जो है वक्ता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हार जाते हैं। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कलंक लगा हुआ है कन्हैया कुमार के ऊपर, देश
द्रोह का जो कलंक लगा हुआ है, ये बांटने वाले लोगों का जो कलंक लगा हुआ है इंडी गवर्नमेंट पे, जब भी आप देखेंगे, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, जब भी देश में कुछ अच्छा होना होता है, देश को एक सूत्र में बांधने की बात होती है, देश युद्ध के मैदान में होता है, आप देखेंगे कि ये लोग देश को टुकड़े करने का, देश में उन्माद फैलाने का एक अलग ही राग लेके चल देते हैं। कभी कभी तो देश की जनता बिल्कुल चिंतन करने लगती है, चिंतित हो जाती है कि ये लोग भारत के ही लोग हैं या पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों संतोष को हरि जी जी अब बहुत जी गंभीरता से भारत की जनता नहीं ले रही है। और जी जी जहां तक संतोष जी भारतीय जनता जी पार्टी की तैयारी की बात है, जी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हैं, हम विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम देश को एकता में बांधने की मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम विश्वगुरु होने की बात पे बात कर रहे हैं, और हम विश्व की बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये रोहिंग्या को भारत का कैसे, ये रोहिंग्या से आए हुए लोगों को भारत का जो सिटीजनशिप है वह कैसे दे दिया जाए, उस पे बात कर रहे हैं। ये कहते हैं हम जब आएंगे तो 370 हटा देंगे, हम जब आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, हम जब आएंगे तो भारत में जो सुरक्षा के लिए कानून लाया गया है उन कानूनों की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब आप देखें जिस तरह से मोबाइल पे आजकल कुछ फूहर लोग सेल्फी लेते हैं, वैसे ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग संविधान को सेल्फी की तरह टेढ़ा करके दिखाते हैं जनता को। मुझे समझ में नहीं आता है कौन से संस्कार पाए हैं इन्होंने, जिन्हें हम मंदिर मान रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिस संविधान को हम पूजते हैं, उस संविधान को ये पता नहीं कैसे वो एक कहते हैं ना, जैसे वो एक कुछ ताश की पत्तियों की तरह बिखेर देना, उस तरह से ये दिखा रहे हैं, मजहब संविधान का मजाक बना रहे हैं। भारत की जी जो संतोष युवा जी पीढ़ी है, संतोष जी मेरा जी भारत की हाँ जो, हाँ बोलिए, मैं आप तुरंत खत्म कंप्लीट करता करिए हूँ, अपनी बात। तुरंत भारत की जी जो युवा पीढ़ी है हरि जी ये अब बिल्कुल जी इस बात को समझ चुकी है, मन में जहन में बैठ चुका है कि इन लोगों का देश से, देश के विकास से, देश की संप्रभुता से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों को जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता इनके लिए उपभोग का, भोग का विषय है, सत्ता हमारे लिए साध्य है और सत्ता इनके लिए भोग का विषय है। सिर्फ इन्हें गद्दी चाहिए। आपने देखा होगा 15 महीने के लिए ये बिहार में आए थे, जैसे ही ये बिहार में आए लूटपाट शुरू हो गई, और इसी डर से जब इन्होंने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, टेंडर के नाम पे यहाँ पे लूट खसोट का धंधा शुरू हो गया है, बंटवारा बंदरबाट शुरू हो गई है, तो इस भय से नीतीश जी इन्हें छोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि ईमानदारी के साथ विकास अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के ही होगा। संतोष जी एक सवाल आपसे है कि बिहार में जो 125 यूनिट बिजली फ्री है उसका मतलब पब्लिक में क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि बिहार में बहुत सारी रोजगार को लेकर के बहुत सारे सवाल हुए। कई बार तेजस्वी यादव अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि जब हम नीतीश कुमार जी के साथ थे तो हमने इतने रोजगार दिए, तो उसका क्रेडिट स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को भी जाता है। तो रोजगार और यूनिट 125 यूनिट फ्री बिजली वाला है, ये जनता में कितना इसको लेकर के जागरूकता है और जनता क्या चाहती है? देखिए नीतीश कुमार के प्रति लोगों में नाराजगी थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में नाराजगी थी कि भाई बदलाव कर किया जाए, एक बार बदलाव। 20 वर्षों से एक ही आदमी को देख रहे हैं, और आम लोगों के बीच ये चर्चा थी कि भाई एक ही व्यक्ति को कितना जोइएगा, आप अस्वस्थ हैं
अब डमी सरकार चला रही है, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस बात को लेकर लोगों में चर्चा थी। लेकिन अभी जो 2-4 काम हुए उसको लेकर के जो लोगों में नाराजगी थी वो नाराजगी थोड़ी कम हो गई है। एक तो 125 यूनिट बिजली, क्योंकि डायरेक्ट मुनाफा 1000 रुपया का सभी लोगों को हो गया, मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसको कि नहीं हुआ 1000 रुपए का मुनाफा पर मंथ। दूसरा चीज, इस मुद्दे पर तो दिल्ली में सरकार बदल गई थी, वही बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, वृद्धावस्था पेंशन में जो इजाफा किया, महिलाओं के पैसे में जो इजाफा किया, जो डायरेक्ट 2000 रुपये लोगों को जा रहे हैं, तो ये काफी फायदा हुआ है। नीतीश कुमार के प्रति लोगों में एक जो नाराजगी थी वो कम हुई है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में नीतीश कुमार को मिलेगा। जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार और नौकरी का क्रेडिट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सारा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन आज भी आम लोगों और युवा वर्ग के बीच में नौकरी का जो मुद्दा है वो क्रेडिट तेजस्वी यादव को जा रहा है। आज भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने किया घोषणा तभी ये सफल हुआ है, और आज भी नौकरी को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज जो हो रहा है उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है कि सरकार हमेशा लाठी के बल पर, पुलिस के बल पर आंदोलन को कुचलती है। अभी 5 दिन पहले ही तो रिजल्ट निकालने को लेकर के आंदोलन लोग कर रहे थे, स्टूडेंट लोग, तो उन पर लाठीचार्ज हुई। तो ये छात्रों के बीच, और नौकरी का क्रेडिट, मतलब उसमें 2 राय है, जो भाजपा समर्थक है, जो एनडीए समर्थक है, वो नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं, जो आरजेडी समर्थक है वो तेजस्वी यादव का गुणगान करते हैं। लेकिन युवा वर्ग जो है, जो युवा वर्ग जिन्हें नौकरी मिली है और जो अभी नौकरी के दौर में है, उनके जुबान पे तेजस्वी यादव का ही नाम है नौकरी की चर्चा को लेकर, कि 10 लाख का इन्होंने जब घोषणा किया तो उसके बाद ही नीतीश कुमार भी उस लाइन पे आगे बढ़े और नौकरी लेगी। तो नौकरी का कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव को उसका क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वोट लोग देते हैं तो जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर। तो गठबंधन अभी एनडीए का मजबूत है, इसलिए वोट में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को होगा। तेजस्वी यादव बहुत हो, अगर 100 सीट पहुंच जाए इंडिया गठबंधन तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी स्थिति में है, जब तक कोई वोट काटने के रूप में कोई वोट नहीं काटेगा एनडीए का, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इनमें से कोई बाहर नहीं होगा, तब तक मुश्किल है आज की वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि सरकार ने इधर ताबड़तोड़ घोषणा की है और जनता को वैसे भी आप देखें 2 दशक का जी संतोष जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी संतोष जी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर चलते चलते आपसे भी बात करूंगा गजेंद्र जी। संतोष जी आप कंप्लीट कर दीजिए, और एक चीज साथ में ये भी बता दीजिए कि 10 में से आप कितना मार्क्स एनडीए को देते हैं और इंडिया गठबंधन को कितना मार्क्स देते हैं 10 में से, पॉसिबिलिटी जिनकी है। अभी तो भाई कहूंगा कि अभी 55 एनडीए अपर हैंड है, 45 इंडिया गठबंधन है। परसेंटेज अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है जो वर्तमान परिस्थिति है, और इसमें जो वोट काटेंगे, अगर प्रशांत किशोर वोट कटवाएं, किसका वोट काटते हैं उसी पे निर्णय होगा। नहीं तो अभी अपर हैंड एनडीए का है बिहार। जी गजेंद्र जी आपसे भी एक चलते चलते सवाल कि 10 में से, चूंकि आप एनडीए के नेता हैं, तो 10 में से आप अपनी पार्टी को कितने अंक देते हैं कि आपकी संभावना कितनी है सत्ता में आने की? वैसे हालांकि इतिहास में बता दूं, पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार जी के साथ होते हैं, सत्ता उन्हीं की होती है। मैं ये जो नंबर देना है, तो नंबरिंग के पहले मैं थोड़ा सा एक संतोष जी के जो आंकड़ा है उसका थोड़ा मैं सुधार करना चाहता हूँ। इस बार आप विश्वास मानिए, बिहार में ये लोग 25 सीट के नीचे रहेंगे हर हाल में। वो भी क्योंकि इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जिस इंडी गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, चुनाव होते होते ये गठबंधन बचेगा भी कि नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि 243 सीटों के एवज में 370 सीट आपस में ये लोग बांट चुके हैं। जो डिमांड है, जो आपस में इन लोगों ने सीट बांटी है, या जो छीना झपटी चल रहा है सीटों का, उसमें बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जबकि इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो आपस में 370 सीटें पहले बांट चुके हैं। तो इनका क्या हाल है ये आप इनके आंकड़ों से समझिए। दूसरी बात,
बिहार के ठेठ भाषा में एक शब्द होता है, बोलते हैं बंडमरू। मतलब कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्या करेंगे, कहाँ बंदर की तरह छलांग, कहाँ गुलाटी मार जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये लोग सत्ता पाने के लिए कौन सा गुनाह कर जाएंगे, ये जनता को पता है। फिर से बिहार की जनता, खासकर हरि जी, सोच के रूह कांप जाता है। हम लोग मुझे वो चीजें याद आती है, हम लोगों ने अपने ज्ञान में वो चीजें देखी है। वो जो दिन के समय में काली रातें हमने झेली हैं, वो जो जंगल राज रहा है, बलात्कारियों का राज रहा है, वो जो किडनैपिंग, मतलब क्रिमिनोलॉजी जो पूरा का पूरा बिहार ने देखा है, फिर से उस अंधेरी राह पे, उस अंधेरी रात में फिर से उस आतंकवादियों वाली जो राज्य है, बिहार की जनता उधर नहीं देखेगी। आप विश्वास मानिए कि यह पाप, यह गुनाह अब बिहार के लोग नहीं करेंगे। जहां तक विषय है नंबरिंग का, 10 तो में से इस कितने बार मार्क्स देते हैं आप जी अपनी पर हाँ, मैं एनडीए वही को? उसी पे आ रहा हूँ। अब जो आपने मार्क्स की बात कही है, तो इस बार जिस तरह से एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से आगे आई है, जिस तरह से हम लोग एकत्र हैं और मजबूती जी से यह धर्म लड़ाई लड़ने को चले हैं, इसमें एनडीए गठबंधन को इस बार 10 में से 10 नंबर मिल रहा है। एकदम आश्वस्त रहिए कि बिहार में इस बार जी एनडीए गठबंधन की संतोष जी, सरकार संतोष हर जी हाल में बनेगी और चलते मजबूती चलते से आप बनेगी। बोलना चाह रहे हैं? जी 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 संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलते चलते आप बताएं, आप अपनी बात। के सरकार में एक चीज की नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार को जी लेकर के। जी भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है। पिछले 10 वर्षों में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, थाना चले जाइए, तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है इस बार बहुत बड़ा। अब इंडिया गठबंधन इस मुद्दा को उठाता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर उसे मिलेगा, क्योंकि सर भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मैं देख रहा हूं मंच पर बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी सरकार के पिछले हिस्से में तो तेजस्वी साथ में थे, जिसका दावा कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो आप अगर 10 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल की कर रहे हैं, तो 1 साल तो उनका भी आएगा, उसमें काउंट होगा। इसीलिए शायद वही तो वो भ्रष्टाचार से बच रहे हैं। जी रहे हो या भाजपा रही हो, लेकिन जी भ्रष्टाचार बिहार शिष्टाचार बन गया है आज के दिन में, और चरम पर जी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, मुख्यमंत्री का पैरवी हो या मंत्री का, मतलब बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर छापेमारी हो रही है तो करोड़ों करोड़ रुपया नोट जलाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये एक निगेटिव है। नीतीश जी का 90% पॉजिटिव है, तो एक भ्रष्टाचार निगेटिव है, एक एजुकेशन निगेटिव है, और एक स्वास्थ्य। ये 3 चीज नीतीश जी के निगेटिव जा रहा है। ये जी जी गजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कम शब्दों में ही रखिएगा। बस मैं तुरंत खत्म कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात बता देता हूँ। संतोष जी ने जो अपनी बात रखी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, उन्होंने खुद ही यह भी बोल दिया, उन्होंने खुद ही बताया। मैं बड़ा आपकी भावनाओं का मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ। संतोष जी ने कहा खुद ही कि जगहों जगह पे छापेमारी हो रही है, नोट पकड़ा रहा है, जलाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन का जो यह एक फॉर्मूला है, जो हम कहते आ रहे हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो इस सरकार में यह तो हर व्यक्ति को मान के चलना होगा कि कोई भी भ्रष्टाचार अगर करेगा तो भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत में बचेगा नहीं, उसे सजा मिलेगी, और लगातार हमारा प्रयास है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो शिक्षा की बात की है, जी आपने शिक्षा की बात की संतोष जी, शिक्षा में यह आपको भी मानना पड़ेगा कि जिन स्कूलों में छत नहीं था, जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, अब वहां घंटियां बज रही हैं, छत हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लाखों की संख्या में शिक्षक आए हैं। शिक्षा को जिस गर्त में, बिहार को जिस गर्त में डाल दिया गया था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अब हम बहुत पूरी मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जी गजेंद्र जी, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, उस पे काम हो रहा है। और तीसरा, इन्होंने स्वास्थ्य का बात कहा। जी गजेंद्र जी, जिन अस्पतालों में न दवाइयां थी, जिन अस्पतालों में ना डॉक्टर्स थे, जिन अस्पतालों में
ना मशीनरीज थी, वहां अब ओटी हो रहा है। अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। बिहार के हर जिले में अब मेडिकल की पूरी फैसिलिटी मिल रही है। तो विकास निरंतर हो रहा है। जिस तरह से पूरे एकदम गड्ढे में चला गया था, हमने उसे खींच के अब पटरी पे आई है। और विश्वास मानिए, अगला जो दौर होगा, एनडीए गठबंधन की अगली जो सरकार होगी, अगला जो पारी होगा, उसमें हमारा सिर्फ एक और एक मुद्दा होगा, हम बिहार को विकास पे ले जाएंगे। हमने जहां पटरियां नहीं थी वहां हमने मेट्रो चलाया है। आप विश्वास मानिए, अगले सरकार में हम जी अब समय की बुलेट ट्रेन कमी के है। साथ आएंगे। जी जी, आगे भी आपसे चर्चा में हम जुड़ेंगे और बिहार से जुड़ी तमाम खबर अपने कभी अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो बिहार चुनाव से जुड़े लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और लगातार हम जो बुद्धिजीवी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनकी बात आप तक रख रहे हैं और लगातार रखते रहेंगे। हम आगे भी इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।